सो हे गाइस, दिस इज सुखप्रीत सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल बोर्ड को फोर। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स किए थे और इस लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। पिछली वीडियो काफी लंबी चली गई थी, 36 मिनट की वीडियो चली गई थी। इस वीडियो को हम 15 से 20 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे दिख रही स्क्रीन पे आपको सारे क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे होंगे और मैं साथ के साथ समझाता चला जाऊंगा जिससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी उस क्वेश्चन की। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो ऑन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ऑफ फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो यार हमारे पास यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आता है वो क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे हमें चार्ज किस में दिए हुए हैं? माइक्रोकूलम में। तो उसको अगर हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो चार्जेस निकल के आएंगे वो क्या आएंगे? 5 into 10 raised to the power minus 6 coulomb and 3 into 10 raised to the power minus 6 coulomb are located at, अब इनकी लोकेशन दी हुई है इन टर्म्स ऑफ x, y and z एक्सिस, are located at 1, 3, 2। मतलब कि जो 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है वो कहां पे पड़ा है? x एक्सिस में एक यूनिट की दूरी पर, y एक्सिस में 5 यूनिट की दूरी पर और z एक्सिस में 6 यूनिट की दूरी पर, सॉरी 2 यूनिट की दूरी पर पड़ा है। ठीक है, तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म्स में, थोड़ा थोड़ा क्लास 11th का भी आपको याद आ रहा होगा। R1 वेक्टर हमारे पास क्या निकल के आएगा? आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, जो 5 माइक्रोकूलम के चार्ज की लोकेशन, एंड 3,5,1, मतलब जो 3 माइक्रोकूलम के चार्ज की लोकेशन है वो क्या है? 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 1 के कैप। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है? फाइंड फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। मतलब 5 माइक्रोकूलम पे जो 3 माइक्रोकूलम वाला चार्ज फोर्स लगा रहा होगा उस फोर्स को हमें फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली वो फोर्स क्या होगी? रिपल्सिव फोर्स होगी, इसलिए हमें डायरेक्शन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम एंड में लिख देंगे इट विल बी अ रिपल्सिव फोर्स, इट विल रिपेल ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो R2 की, R1 की वैल्यू हमें मालूम होगी, R2 की वैल्यू हमें मालूम होगी, हमें Q1 और Q2 की वैल्यू भी मालूम है। ठीक है, तो फोर्स के फॉर्मूले में F(1) ड्यू टू 2, F(1) ड्यू टू 2 के फॉर्मूले में हम लोग डालेंगे K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 के मॉड का क्यूब, के मॉड का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये फॉर्मूला हमने पिछली से पिछली वीडियो में किया था, अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके देखो। बहुत सिंपल फॉर्मूला और बहुत सिंपल इसकी डेरिवेशन भी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर हम इन सभी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास यहां पे क्या निकल के आएगा? F(1) ड्यू टू सेकेंड इट इज इक्वल टू K इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 इंटू Q2 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। अब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हमारे पास क्या आएगा? उन दोनों के सबट्रैक्ट करके 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड क्या आएगा? अगर कोई भी ए वेक्टर है, ए वेक्टर मान लो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप सपोज, तो उसका मॉड क्या आता था? रूट ऑफ जो एक्स डिस्टेंस दूर है उसका स्क्वायर प्लस जो वाई डिस्टेंस की दूरी है उसका स्क्वायर प्लस जो जेड डिस्टेंस की दूरी है उसका स्क्वायर। तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो उसका जो मॉडुलस आएगा वो हमारे पास निकल के आता है रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्सिस में भी 1 है, वाई एक्सिस में भी 1 है और जेड एक्सिस में भी 1 है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे हमारे पास R2 माइनस R1 वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस माइनस के कैप। तो इसका मॉड कितना आएगा? रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो हमारे पास निकल के आएगा रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल टू 3। तो वैल्यूज पुट करो फॉर्मूला में, K Q1 Q2 की हमने वैल्यूज पुट कर ली अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब, 3 का क्यूब 27 इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड कितने के बराबर आएगी? 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप के बराबर आएगी। अगर आपको पूछा होता है F ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब 3 माइक्रोकूलम पे कितना चार्ज लगाएगा? 5 माइक्रोकूलम। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जितनी फोर्स 3 माइक्रोकूलम वाला 5 माइक्रोकूलम पे लगाएगा उतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स
5 माइक्रोकूलम वाला 3 माइक्रोकूलम पे लगाएगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेगेटिव साइन के साथ आपका आंसर एफ ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट की वैल्यू कितनी आएगी, -5 इंटू 10⁻³ इंटू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप के बराबर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बढ़ते आप अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यार अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें 2 पिथ बॉल्स दी हुई हैं जो कि एक रिजिड सपोर्ट से लटक रही हैं फ्रॉम अ थ्रेड ऑफ मतलब लेंथ L, और थ्रेड मासलेस होगा हमारा, इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ है हमारा थ्रेड, ताकि थ्रेड जो है वो कोई भी चार्ज कंडक्ट ना कर सके। ठीक है, 2 बॉल्स हैं, थ्रेड से लटक रही हैं, रिजिड सपोर्ट से लटक रही हैं, दोनों बॉल्स का जो मास है वो mkg है, जो चार्ज है दोनों का वो क्या है, q कूलम। हमें क्या बताना है कि अगर वो दोनों ऐसे लटक रही हैं तो हमारे पास हमें एक एक्सप्रेशन जो है वो डेराइव करना है कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टैन थीटा। हमें इस एक्सप्रेशन को डेराइव करना है। 2 बॉल्स लटक रही हैं थ्रेड ऑफ लेंथ L से, मास mkg, चार्ज q कूलम। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हमें पता है क्योंकि चार्ज सिमिलर और सेम इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब वो दोनों बॉल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो ऑब्वियसली थ्रेड में कोई ना कोई टेंशन आएगी नीचे, क्योंकि mg फोर्स लग रही है, नीचे mg फोर्स लग रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, तो थ्रेड में ऑब्वियसली कोई ना कोई टेंशन आएगी। ऐसे क्वेश्चंस में हमें टेंशन को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होता है, एक t साइन थीटा, एक t कॉस थीटा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास अगर हम देखें t साइन थीटा हमको mg, t कॉस थीटा हमको mg के बराबर लिखना है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है और mg नीचे की तरफ लग रहा है, और अगर ये दोनों बॉल्स इक्विलिब्रियम में हैं तो इन दोनों की ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, तो t cos थीटा इज इक्वल टू mg। t sin थीटा किसके बराबर होगा, जो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। t sin थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इस डायरेक्शन में लग रही है। इतनी बात क्लियर है? वो दोनों अगर इक्वल फोर्सेस होंगी तभी ये बॉल्स इक्विलिब्रियम अटेन कर पाएंगी। इसलिए हमको यहाँ पे एक और इक्वेशन बनती है हमारे पास, t sin थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो कितने के बराबर है, k q1 q2 बाय r स्क्वायर के। r स्क्वायर हमें इस डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, q1 और q2 की वैल्यू हमें पता है q के बराबर है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी t sin थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर sin थीटा। जो थ्रेड की लेंथ है हमें l दी हुई है, ठीक है, परपेंडिकुलर के साथ जो वो एंगल बनाती है वो हमारे पास थीटा दिया हुआ है, तो जो हाइट दी हुई है उन दोनों बॉल्स के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो हम L sin थीटा होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास निकल के आ जाएगा L sin थीटा। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, t sin थीटा विच इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन t cos थीटा विच इज इक्वल टू mg। t से t कट गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg। ठीक है, टैन थीटा हमारे पास यहां से क्या निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की वैल्यू q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना था, q स्क्वायर की वैल्यू हमें डेराइव करनी थी। q स्क्वायर को एक तरफ रहने दो, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड ले जाओ, वहां पे जाके वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारे पास हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टैन थीटा। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q1 is revolving around a fixed charge minus q2 in a circular path of radius r. Calculate the period of revolution and its speed. क्या मतलब हुआ, एक चार्ज हमारे पास q1 है, ये मान लो एक चार्ज q1 है, ये एक चार्ज माइनस q2 है।
अब ये जो Q1 चार्ज है ये इस -Q2 चार्ज के अराउंड चक्कर काट रहा है। अब ये चक्कर क्यों काट रहा है? क्योंकि ये जो चार्ज -Q2 है उसने Q1 चार्ज को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, उसने Q1 चार्ज को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये अपने ऑर्बिट से दूर नहीं जा पा रहा, और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो अपोजिंग फोर्स लग रही है वो हमें पता है कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। या सेंट्रीफ्यूगल तो चलो फिक्टिशियस कॉन्सेप्ट है, फिक्शन का कॉन्सेप्ट है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मोर और लेस सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसी ही होती है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। तो यहां पे हमें पता है कि एक फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी फोर्स लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है, Q1 को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो इन दोनों फोर्सेस को बराबर होना जरूरी है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उसकी जो उस पे जो फोर्स लगती है सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होती है mv²/r के इक्वल। तो यहाँ पे हमारा mv²/r किसके बराबर होगा, k q1 q2/r² के बराबर होगा। वेरी गुड, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे mv²/r k q1 q2/r², एक r से एक r कैंसिल हो गया, है ना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो हमारे पास वेलोसिटी देख के आता है q1 q2 अपॉन 4πε0 mr। ठीक है, अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी हमें पता चल गई। वेलोसिटी के बाद अगर हमें टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें पता है सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो 2πr होगा। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू पता चल गई, डिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई, टाइम की वैल्यू इक्वेशन से कैलकुलेट कर लो। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक स्क्वायर दिया हुआ है और उस स्क्वायर की चारों वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस प्लेस किए गए हैं, और हमें पूछा गया कि पॉइंट बी पे नेट चार्ज, नेट फोर्स कितनी लग रही होगी। तो हमें ये मालूम है कि हर वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज है तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है, तो पॉइंट ए पे जो चार्ज है वो बी को रिपेल कर रहा होगा, पॉइंट डी पे जो चार्ज है वो भी बी को रिपेल कर रहा होगा, पॉइंट सी पे जो चार्ज है वो भी बी को रिपेल कर रहा होगा। तो हमें ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें हर किसी पॉइंट की, पॉइंट बी पे जो फोर्स लगा रहा है उसको कैलकुलेट करके उसका नेट सम निकालना है। अब हमें यहाँ पे पता है कि जो पॉइंट ए पॉइंट बी पे फोर्स लगा रहा होगा वो अलोंग वो राइट साइड लगा रहा होगा, है ना। पॉइंट सी पॉइंट बी पे ऊपर को फोर्स लगा रहा होगा, और जो पॉइंट डी है वो उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा जो डायरेक्शन पॉइंट ए और पॉइंट सी की फोर्स की नेट डायरेक्शन होगी। इसलिए इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट ए जो फोर्स लगा रहा होगा और पॉइंट सी जो फोर्स लगा रहा होगा उसका नेट सम करके पॉइंट डी की फोर्स में ऐड ऑन करना है, तो वो हमें पॉइंट बी की फोर्स का नेट देगी। देखते हैं कैसे। एफ नेट इज इक्वल टू एफ ए सी प्लस एफ डी, क्योंकि एफ ए जो फोर्स लगा रहा है और एफ सी जो फोर्स लगा रही है उसका जो नेट आएगा वो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री आएगा, इधर फ्रॉम ए और सी, है ना, क्योंकि एक स्क्वायर दिया हुआ है और जो उसका नेट आएगा वो 45 डिग्री पे आएगा, और जो पॉइंट डी फोर्स लगा रहा होगा पॉइंट बी पे वो भी 45 डिग्री पे ही लगा रहा होगा फोर्स, है ना। तो इस क्वेश्चन में अगर हम इक्वेशन बनाए हमारे पास एफ ए और एफ सी की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि इक्वल चार्जेस है और उन दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, इक्वल चार्जेस और डिस्टेंस भी सेम है। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ सी विच इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन जो भी साइड दी हुई है हमें ए स्क्वायर लगा लो। ठीक है, तो इन दोनों का जो नेट रिजल्ट आएगा, अब एफ ए और एफ सी में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल है, और हमें पता है जब दो वेक्टर्स में 90 डिग्री का एंगल हो
तो उनका जो नेट रिजल्ट होता है वो होता है एफ ए का होल स्क्वायर प्लस एफ बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में, प्लस एफ ए एफ बी साइन 90 1 के बराबर ही हो जाएगा, कॉस 90 सॉरी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा रूट ऑफ एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट ऑन करो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो हमारे पास वहां से निकल के आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2, ऊपर न्यूमरेटर में रूट 2। अब हमें एफ ए और एफ सी का नेट मिल गया, हमको इस नेट रिजल्ट को एफ डी में एड ऑन करना है क्योंकि उन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। एफ डी जो फोर्स लगा रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन जो पॉइंट डी की पॉइंट बी से डिस्टेंस होगी, और हमें पता है स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो रूट 2 टाइम्स उसकी साइड के बराबर होता है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम एफ ए एफ बी और एफ डी का, एफ ए एफ सी और एफ डी का नेट रिजल्ट निकालें तो हमारे पास आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 2 न्यूमिनेटर में प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर। तो अगर इसको हम ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा, जो नेट फोर्स बी पे लग रही होगी वो आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, अब ऐसे ये तो मैंने करवा दी एक टाइप। अब इसमें कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, 8 से 10 क्वेश्चंस और बन सकते हैं। आपको वैल्यूज दे देंगे हर साइड पे, आपको बोलेंगे कि पॉइंट ए पे निकालो फोर्स, उसकी डायरेक्शन बताओ, पॉइंट सी पे निकालो फोर्स, उसकी डायरेक्शन बताओ। तो आपको लॉजिक क्लियर हो गया, सेंटर पे फोर्स निकालो और सेंटर पे जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन बताओ। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस दे देंगे आपको, चार्जेस की वैल्यूज दे देंगे, तो आपको मेन कंसेप्ट क्लैरिटी मिल गई। ऐसे क्वेश्चंस में और नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आगे स्क्वायर में बनते हैं, तो आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो नीचे कमेंट में बताओ, मैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस पे जो चार्ज होगा वो प्लस क्यू होगा, इक्वल चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा। उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे, जहां पे तीनों मीडियंस मीट करते हैं, सेंट्रॉइड पे कितना नेट चार्ज लग रहा होगा और कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा, आपको वो फाइंड आउट करना है। मतलब उस सेंट्रॉइड पे जो नेट फोर्स लग रही होगी, नेट फोर्स वेक्टर आपको फाइंड आउट करनी है। एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि बेस से लेके सेंट्रॉइड तक की जो दूरी होती है वो L/√3 होती है। कैसे आई, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने कंसीडर किया है, एंगल बाइसेक्टर मीडियन वहां से निकला, इक्विलेटरल ट्रायंगल में से मीडियन निकला तो 30 डिग्री का एंगल वहां पे छोड़ गया, है ना। तो 30 डिग्री में अगर हम साइन cos 30 लगाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उससे हमारे जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आती है वो L/√3 ही आएगी, अगर L साइड का आप ट्रायंगल लोगे। करके देखना, मैंने एक ऊपर ऊपर से हिंट दिया है, पूरा क्वेश्चन नहीं करवा रहा। अगर फिर भी नहीं होता तो मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा। और ये मत समझना कि हमने कम क्वेश्चंस किए कूलम्स लॉ पे या ज्यादा नहीं किए, क्योंकि ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे क्वेश्चंस कर रहे थे हम। कूलम्स लॉ के जहां पे हम कूलम्स लॉ में वेक्टर्स को नहीं कंसीडर करते, उसके लिए हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चंस किए थे। तो हमारे कुल मिला के 13 से 14 क्वेश्चन हो गए हैं। इस क्वेश्चन को मिला के 13 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। पिछले लेक्चर में हमने 8 क्वेश्चन किए थे, इस लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन किए, 4-5 क्वेश्चन किए। ठीक है, तो कम नहीं होते। किसी भी कॉन्सेप्ट को, एक कूलम्स लॉ को समझने के लिए 10 क्वेश्चन से ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई मायने रखते हैं, मतलब करने चाहिए। ज्यादा देर इस टॉपिक पे मत रुकना, अच्छे क्वेश्चंस करो, अच्छी प्रैक्टिस करो एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। अगली वीडियो जल्द से जल्द आएगी, कल या परसों में मैं अगली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू, गुड बाय।